अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को लर्न करना है, ट्रूली लर्न करना है, मेमोराइज़ करना है और रैशनलाइज करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसे लिख लें। और ये वो बात है जो कि मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते थे तो वो हमें कहते थे कि इसे लिखो। और उस वक्त तो ज़ाहिरी बात है कि ना अब्बू अच्छे लगते थे ना पढ़ाई लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज कि उन्होंने एक ऐसी आदत डाली जो कि नुस्खा कीमिया है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी लर्न करना है, पर्टिकुलरली एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा है और आपको पता है कि आपने लिखना है तो आपका पढ़ने का तरीका ही बदल जाता है। सो वी हैव टू री लर्न हाउ टू रीड। सो इस लेक्चर के पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। आपने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि वो क्या कह रहा है, हमें समझ आ गई। अब आपका क्या काम है? पहला काम तो ये है कि आप उसके जो पॉइंट्स आपने बनाए थे आप उसको एक आउटलाइन तरतीब दे दें। उस आउटलाइन से होगा ये कि हमारी जो मेमोरी है ना, ये होती है इसको कहते हैं विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी क्या करती है कि हमें पेपर में विजुअल याद रहता है। तो अगर आपको पेपर में विजुअल याद रह जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक्चुअली उस विजुअल को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर, उसको कॉपी कर सकते हैं। सो आप पेपर में जिस चीज़ को कॉपी करेंगे वो विजुअल होगा उस आउटलाइन का जो कि आपने घर में बनाई थी। और जब आप उसे ऑब्वियसली कॉपी करेंगे, कॉपी करने से मुराद है कि आपको पूरा का पूरा इमेज याद आ जाएगा और आप उसको अपनी आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर लिख देंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपने उसको लिख दिया है तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी अपने आइडिया के साथ। और ये नहीं होगा कि आपने 2 सफ़े लिख लिए एस्से के तो आपको रियलाइज़ होगा ओहो आई डोंट हैव इनफ मटेरियल फॉर दिस एस्से, अब मुझे कोई और ऐसे करना है। आपको ऐसे शुरू करने से पहले इन टर्म्स ऑफ योर आउटलाइन आपको आइडिया होगा पॉइंट्स के थ्रू कि मेरे पास इस एस्से के अंदर इतना मटेरियल है और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस एस्से को लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। सो हमारा पहला काम ये है कि हम देखें कि हमने जो चीज़ पढ़ी है उसको समझ ली है, उसकी आउटलाइनिंग करें। जब उसकी आउटलाइन कर ली है तो हम उसकी समरी लिख लें। आउटलाइनिंग से ये होता है कि हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और हम अपनी रिटर्न चीज़ को एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ कैसे फॉल कर रही है। अब ये मैंने एक आउटलाइन पहले से बनाई हुई है, लेकिन क्योंकि हमने ये मटेरियल पढ़ लिया था तो ऑब्वियसली आउटलाइन आपके सामने रखने का मकसद ये था कि जब मैं आउटलाइन पे काम करूँगी तो फिर आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज़। आप जब इसको पेपर में कोट करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये आप नहीं लिखेंगे। आप खाली लिखेंगे अगर आप कोई चीज़ कोट करें, जैसे आप कहते हैं नेशनलिज्म इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ सेंटिमेंट। के अजीज़ इसको ऐसे डिफाइन करता है, तो आप लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय के अजीज़। अब आप ये देखें कि हमारे पास आउटलाइन में 3 लेवल्स होते हैं। वैसे 4 भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम बेसिक 3 लेवल्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल। अब ये तीनों लेवल्स क्या बताते हैं? इन तीनों लेवल से हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारा एक्चुअली स्ट्रक्चर है। वैसे तो आउटलाइन पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर होने से क्या मुराद है कि हम उस पूरे के पूरे एस्से को किन बड़े बड़े, या जिसे मैं सुपर स्ट्रक्चर भी कहती हूँ, किन बड़े बड़े हम चंक्स के अंदर, बड़े बड़े सेक्शंस के अंदर हम अपने एस्से को देख रहे हैं। अब आप इसे स्ट्रक्चर कह लें, आप इसे सेक्शन कह लें, आपको जो भी बात सॉरी फॉर दैट, आपको जो भी बात समझ आ रही है आप उस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास बड़े बड़े सेक्शंस हैं जिनकी हम अपने एस्से में बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये 4 बड़े सेक्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। एक है द एक्सक्लूसिव ट्रायड, दूसरा है द ट्रायड एट डिफरेंट टाइम्स, और तीसरा है नेशनलिज्म मेकिंग एंड रीमेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा है कन्विशंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। आपको समझ आ रहा है कि ये जो चीज़ लिखी गई है इसमें 4 बड़े सेक्शन हैं। अब ये देखें कि आउटलाइन हमारे पास हेडिंग भी हो सकती है और आउटलाइन हमारे पास सेंटेंस भी हो सकती है। अब हेडिंग में और सेंटेंस में सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है? रियली सॉरी फॉर माय राइटिंग,
इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, लेकिन जैसे वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगा, उसी तरह मुझे इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। सो हमारे पास दो तरह की हेडिंग्स हैं, दो तरह की आउटलाइन है, हेडिंग भी और सेंटेंस भी। हेडिंग क्या होती है कि हेडिंग जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट। और सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है आपके जुमले का, लेकिन आप बजाय इसके कि डायरेक्ट उस सब्जेक्ट की बात करते हैं नाउन फ्रेज लगा के या कोई पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव फ्रेज लगा के बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने उसको एक जुमले में इस्तेमाल कर दिया। और फिर आपने जुमले में इस्तेमाल कर दिया तो आपने इन दिस कंट्री भी लिखना है, आपने वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी लगाना है, वो आपने बहुत ज़्यादा तरद्दुद कर दिया, वो इतनी टू द पॉइंट नहीं होती। फॉर मी द बेस्ट टाइप ऑफ आउटलाइन इज़ हेडिंग आउटलाइन, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और मैं पेपर चेक कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं कि आपने मेरी चेकिंग को आसान कर दिया और मेरा टाइम जो है वो सेव कर दिया। सो आउटलाइन हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, द एक्सप्लोसिव ट्रायड, नेशन, नेशनैलिटी एंड नेशनलिज्म। तो हमें ये तीन की टर्म्स मिल गई कि हम बात करने वाले हैं एक एक्सप्लोसिव ट्रायड की। और आप ये देखें कि इतनी सी आउटलाइन के अंदर एक लफ्ज़ बता सकता है कि आपके पास कितनी वोकैबुलरी है और आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रायड का वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ये एक्सप्लोसिव ट्रायड, ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, ये पोलेमिकल भी है, इमोशनल ओवरटोन भी है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली जो आउटलाइन होती है उसके अंदर, आइडियल आउटलाइन के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेकंड लेवल हेडिंग है, एक, दो और तीन, इन तीनों के अंदर आइडियली ये होना चाहिए कि आपको इन तीनों के अंदर 3 पैराग्राफ्स मिलने चाहिए। लेकिन हम ये जो उसका इंट्रोडक्शन है इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि ये तीनों जो हैं ये एक ही पैराग्राफ के अंदर आए हैं। सो हमारे पास लैंग्वेज जो है वो साइंस नहीं होती। साइंस कैसे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि जी ये अज्जा इन अज्जा से मिल रहे हैं तो ये बन रहा है और इनका जो केमिकल फार्मूला है वो हमेशा यही होगा, लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज इज सब्जेक्ट टू चेंज। आप उसको, लैंग्वेज जो है वो फ्लक्स में होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सो हमारे पास इस सब के लिए 1 पैरा है। आइडियली देयर शुड बी 3 पैराग्राफ्स, लेकिन हमने अपनी राइटिंग में इसके लिए एक पैराग्राफ लिखा था। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्यों किया मैंने, मतलब वाई पर्टिकुलरली दिस थिंग, कि मैंने इसको इस तरह से बीच में शो कर दिया, तीनों पॉइंट्स को अलग लिखा है। लिखा इसलिए है क्योंकि जो बात मैं कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसको हाईलाइट करना है। सो अगर मैंने उसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि मैंने उन तीनों पॉइंट्स को निकाल के बाहर रख दिया और इसके बगैर मैं अपने उसको जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको समझा नहीं सकती हूँ। सो मेरा तरीका है आउटलाइन ये दिखाने का कि मैं किस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझती हूँ, तो मेरी आउटलाइन जो है वो मेरे पॉइंट्स के मुताबिक बनेगी, मेरे जहन के मुताबिक बनेगी और एग्जामिनर को पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि मैंने कह तो दिया था एक्सप्लोसिव ट्राइड, इसकी मैंने तीनों चीज़ों की बात कर ली। अब अगर आप और मैं एक ही चीज़ की आउटलाइन बना रहे हैं सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो आउटलाइन बनाएंगे वो और तरह की होगी और मैं जो आउटलाइन बनाऊंगी वो और तरह की होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम उसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जो हमारा सेक्शन है, द ट्राइड एट डिफरेंट टाइम्स। अब आप ये देखें कि हमारे पहले पैराग्राफ के बाद बीच में एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ था। अब वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ हमने आउटलाइन में मेंशन नहीं किया क्योंकि हर चीज़ हम आउटलाइन में नहीं लिख सकते। आउटलाइन एसेंस है हमारी राइटिंग का, एक रोड मैप है। तो रोड मैप जो होता है उसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं उनको हम नहीं लिखते। अब हमारे पास द ट्राइड एट डिफरेंट टाइम्स। अब ये ट्राइड था, ट्राइड में नेशन थी, नेशनैलिटी थी, नेशनलिज्म था। अब आप ये देखें कि मैंने उसको जब सेक्शंस बनाए हैं तो हमारी सेकंड लेवल में क्या है, नेशन, फिर हमारे सेकंड लेवल में क्या है, नेशनैलिटी, और थर्ड लेवल में क्या है, नेशनलिज्म। अब ये तीनों जो हैं ये सेपरेटली आ गई। दूसरी बात ये कि जब हमने पढ़ा था तो हमें पता है कि पहले जो वर्ड आया था वो नेशन था जो कि एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हमारे पास नेशनैलिटी का वर्ड आया था कि वो लोग जो कि एक नेशन नहीं है लेकिन वो फील करते हैं कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, तो वो नेशनैलिटी थे। और फिर हमारे पास आया था ये नेशनलिज्म जो कि एक सेंटिमेंट है। और ये सारी जो तीनों चीज़ें हमारे पास आई थी ये हमारे पास थी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम क्रोनोलॉजिकली जब चीज़ों को अरेंज करते हैं या डेवलप करते हैं आइडियाज़ को, तो वो टाइम लाइन के ऊपर आगे पीछे हुई होती हैं और हम उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको मेंशन कर देते हैं।
अच्छा, अब यूरोपियन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करें कि नेशन एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो पैक्ट बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड नेशनहुड। सो ये वो वाली बात थी कि ये इट्स अ पैक्ट बिटवीन, ये चीज़ एक डिसाइड हो गई थी कि जो मार्टिन लूथर ने जब फोक का वर्ड यूज़ किया और नेशन को अलहदा किया, तो नेशन के साथ पॉलिटिकल पावर थी, तो उसने प्रिंसेस के लिए और जो लोग अथॉरिटी वाले थे उनके लिए नेशन का वर्ड यूज़ किया, और उसके बाद पॉलिटिकल पावर और नेशनहुड जो है वो दे गो हैंड टू हैंड। हमारे पास ये चीज़ आ गई कि ये एक पैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आप ये देखें, नेशंस इन यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, जो कि राइटर का ऑर्डर कुछ और था, मेरा ऑर्डर कुछ और है। तो मैंने ऑर्डर में क्या किया है कि नेशंस इन यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे आ गया बेन जॉनसन ऑन नेशन एंड मार्टिन लूथर ऑन फॉक्स एंड नेशन। सो ये वाला जो पॉइंट था ये तो आखिर में आया था। अब मैंने बेन जॉनसन का पॉइंट और मार्टिन लूथर का पॉइंट इससे पहले था, और उससे पहले ये था कि नेशंस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और वो जो है वो दरिया के दोनों साइड वाली लोग हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है। आउटलाइन में मैंने ऑर्डर चेंज किया है आपको ये दिखाने के लिए कि अगर आपने एस्से लिख लिया है तो जो एस्से का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर आपने फॉलो करना है अपनी आउटलाइन में। यानी जब आप पेपर में आउटलाइन बनाते हैं तो उस आउटलाइन का ऑर्डर वो होगा जो कि आपके एस्से का ऑर्डर है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया उसी ऑर्डर में आप आउटलाइन शेयर करते हैं, और इसका तरीका ये होता है कि आप पूरा एस्से लिख लें। आपने आउटलाइन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने आउटलाइन लिखी पेपर की बैक साइड पे, या अगर आपने फ्रंट पे लिखी तो आपने उसे कच्ची पेंसिल से लिखा। अब जब आपने वो कच्ची पेंसिल से आउटलाइन लिख ली है और आपने पेपर खत में अगर कोई चेंजेस किए हैं एस्से लिखते हुए, आपने पेंसिल से इरेज कर दिया, आपने जहाँ पे चेंज की, कोई पॉइंट नहीं लिखा आपने कट कर दिया, कोई पॉइंट ऐड किया आपने शामिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप अपना ऐसे कर लेंगे तो आपके पास 15 से 20 मिनट होने चाहिए, जिसमें से आपने 10 मिनट देना है प्रूफिंग को, और 10 मिनट के अंदर आपने अपनी पेंसिल वाली आउटलाइन को पेन से नीट करना है। पेपर में वंस अगेन आपकी आउटलाइन जो ऐसे की है वो वही आउटलाइन होगी जिस ऑर्डर में आपने चीज़ों को शेयर किया। अब आ जाएं आप अपने नोट्स की तरफ। अब जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो नोट्स का मकसद होता है हम किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी करते हुए हम अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते कि राइटर ने कैसे शेयर किया है। हमें नॉलेज अपने हिसाब से उठानी है, और यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं चल रही कि आपने आउटलाइन बनाई है तो अगला बंदा चेक करेगा कि ये किसी के पढ़े हुए में से आउटलाइन कैसी बनाई है या समरी कैसी बनाई है। मुझे जिन चीज़ों को याद रखना है या मेरे लिए जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें मेंशन कर लेना है, उन्हें लिख लेना है, उनकी बुलेट बना लेनी है, बाकी मैं स्किप कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमने, अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया तो ये इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं ये पॉलिटिकल पावर और नेशनहुड को याद रखूँ कि ये इट्स अ पैक्ट बिटवीन नेशन जो है वो इवेंचुअली ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट इसमें चेंज हो गया, ठीक है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अगर आप किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आउटलाइन आपने मेमोराइज करने के लिए बनाई है और रिवाइज करने के लिए। पेपर से पहले जिस चीज़ को आप रिवाइज करते हैं वो आउटलाइन है, ना कि पूरा का पूरा एस्से या पूरा का पूरा सवाल। तो आपने अपने जो एस्से के नोट्स और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं वो आउटलाइन की शक्ल में होने चाहिए। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो 20 नंबर के सवाल की भी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। आप आउटलाइन बनाएं या ना बनाएं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज़ योर कॉल। लेकिन आपके जो नोट्स हैं वो आउटलाइंस की शक्ल में होंगे, तो आप पेपर से पहले, एक दिन पहले, एक घंटा पहले उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने लिख के नोट्स बनाए हैं रिटन फॉर्म में तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम पहुंचे नेशनैलिटी, अ कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी क्या है कि ग्रुप नॉट नेशन, थोड़े से छोटे हो गए, और ये फीलिंग है एक सेपरेट ग्रुप होने की, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये है हमारी थर्ड लेवल हेडिंग। अच्छा, अब ये देखें पीछे वाले में क्या हुआ था, कितनी चीज़ें होती हैं जो आउटलाइन के अंदर चल रही। यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग थी, ये वाली, ठीक है। ये हमारी सेकेंड लेवल हेडिंग थी, ये थर्ड लेवल हेडिंग थी, और ये ए और बी, दिस इज आर फोर्थ लेवल हेडिंग। तो कहीं पे जाके जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम फोर्थ लेवल हेडिंग भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एंड देन लुक एट द फॉर्मेटिंग कि मैंने रोमन कहाँ यूज़ की है, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ किया है, जो आपके मैथ्स के वर्ड्स हैं डिजिट्स वो कहाँ यूज़ किए हैं, और स्मॉल लेटर्स का कहाँ इस्तेमाल किया है। और फिर आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये भी एक पैराग्राफ था, दिस इज़ वन पैराग्राफ। और यहाँ पे ये जो बी वाला है दिस इज़ ऑल्सो वन पैराग्राफ, नेशनलिज्म वाला इज़ ऑल्सो अनदर पैराग्राफ। ये 3 पैराग्राफ्स हैं, जबकि हमारे पहले वाले पैराग्राफ में तीनों पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ में आ रहे थे और किसी का आगे थर्ड लेवल हेडिंग नहीं आई। तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड लेवल हेडिंग हर पैराग्राफ की हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि फोर्थ लेवल हेडिंग भी हर पैराग्राफ की हो। जहाँ पे बनती है वहाँ पे बना ली, जहाँ पे नहीं है आप वहाँ पे इसको छोड़ देंगे।
हमारे पास अब तीसरा पॉइंट आया, नेशनलिज्म अ सेंटिमेंट टू बाइंड द पीपल, विश टू लिव एज वन, विश टू डाई एज वन, नेशनलिज्म इज कन्विक्शन। सो हमारे पास नेशनलिज्म की ये तीनों चीज़ें आ गई। अब मैंने वो चीज़ें उठाई जो मैंने याद रखनी थी, आपने इसके अलावा कोई चीज़ उठानी है, जैसे उसने कहा है कि ये इंट्यूशन है, लॉजिक नहीं है, आप इस तरह के वर्ड्स भी उठा सकते हैं, ये आपके नोट्स के लिए हैं। अब तीसरा जो मैंने पॉइंट दिया है, नेशनलिज्म मेकिंग एंड रीमेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेशनलिज्म वो सेंटिमेंट है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। और हमारे पास पहले कंट्रीज़ होती थी, लेकिन अब हमारे पास जो चीज़ होती है वो है नेशन स्टेट। तो हम ये नेशन स्टेट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेंटिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो हम यहाँ पे पहुँचे इस पॉइंट तक, और ये वाला एक पैराग्राफ था जिसमें उसने लिखा था कि ये नेशनलिज्म जो है ये डिटर्मिन कर रहा है। अब इसमें देखिए, आप इस पॉइंट के अंदर कोई बुलेट नहीं है फर्दर, ठीक है। अब मैं क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए बना रही थी, अगर मैं अपने नोट्स के लिए बना रही होती तो मैं शायद इसको यहाँ पे रख देती, यानी ये जो थोड़ा सा एरो गलत लग गया, यहाँ पे रख देती कि नेशनलिज्म मेकिंग एंड रीमेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो अपने नोट्स के हिसाब से आप ऑल्टर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपने ये जो तीनों हेडिंग्स हैं, ए बी और सी वाली, इन तीनों को आप एक ही बुलेट बना के उसी में प्लेस कर दें। ये वेरी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई जुर्म नहीं है, इसमें कुछ भी आपको जैसे कन्वीनियंट है आप अपनी आउटलाइन को फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हमारे पास फोर्थ जो हेडिंग आई है, जो हमारे पास सेक्शन है, वो है कंडीशंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास ये जो 13 कंडीशंस आई थी, ये 13 कंडीशंस उसने 13 पैराग्राफ्स में नहीं लिखी हैं। उसने क्या किया था, एक एक दो कंडीशंस को इकट्ठे कर दिया था, 3 को इकट्ठे कर दिया था, 4 को इकट्ठे कर दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ए से लेके एम तक ये पॉइंट्स 13 पॉइंट्स जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये असल में 13 पैराग्राफ्स नहीं थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये आपके नोट्स हैं, आप इनको कैसे बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो उसके अंदर भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। सो हमारे पास एक कंडीशन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में क्या है, कॉमन ग्रुप। अब अगर आपने वैसे पढ़ी हुई है कोई चीज़ तो आपको ये 13 चीज़ें याद ही नहीं रह सकती, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने तरीके से पढ़ी है, आउटलाइन बनाई है, तो आपको एक सेकंड में याद आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या था, लव फॉर फेलो नेशनल्स, हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अदर, हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट नेशंस रिजाइडिंग इन द सेम जियोग्राफी। सो ये हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर्स क्या हो सकती है कि हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट नेशंस, जो कि एक ही जगह पे रह रही है। और फिर उसने हमें मिसाल भी दी थी कि मुस्लिम्स एज वन नेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो जब मुसलमान एक नेशन बन गए तो बाकी नेशंस जो थी उनकी टुवर्ड्स उन्होंने हॉस्टिलिटी को शो किया। सो हमारे पास एक चीज़ आई जिसे हम कहते हैं कि टू नेशन थेरी, के हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो डिफरेंट कौमें हैं। सो यही नेशन का वर्ड जो है वो सामने आता है। अच्छा, चौथे नंबर पे कॉमन टेरिटरी, कॉमन सॉवरेन गवर्नमेंट, कॉमन आइडियल्स, मोरालिटी, कॉमन आइडियाज, मोरालिटी एंड आइडियल्स। अब क्रिश्चियंस इन मिडीवल हिस्ट्री, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड फाशिज्म टुडे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर था, लेकिन अगर मैं आउटलाइन बना रही होती तो मैं ये दोनों चीज़ें ना लिखती। क्यों ना लिखती, अपने लिए अगर मेमोराइज करने के लिए आउटलाइन बना रही होती, क्यों, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह जिस तरह के कॉल मार्क्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़िलासफ़र होगा, बहुत बड़ा आइडियलिस्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान में उसके आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया जाता, तो मैं कॉल मार्क्स को कभी भी कोट नहीं करूँगी, ठीक है। सो उसी तरह से मुझे कम्युनिज्म और सोशलिज्म और फाशिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसे मेंशन नहीं करूँगी। क्रिश्चियनिटी वाली भी जहाँ तक बात है, दैट देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट, व्हेन आई एम मेंशनिंग क्रिश्चियनिटी देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट इस्लाम। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें एग्जैक्टली मुझे क्रिश्चियनिटी के रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और ऊपर वाले जो पॉइंट्स है जो कि ये सी में मेरे पास आए थे सेकेंड लेवल हेडिंग में, वो इम्पॉर्टेंट थे इसलिए क्योंकि मुझे हो सकता है पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में टू नेशन थ्योरी की बात करनी हो, या मुझे अगर मैं बात कर रही हूँ किसी ऐसे के अंदर पाकिस्तान में बैठी हुई कि पाकिस्तान में एक टॉलरेंट सोसाइटी की ज़रूरत है, तो मैं ये कहूँ कि जी टॉलरेंस किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि एक ही नेशन का पार्ट होते हुए जो डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं, दे आर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे शो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर, वाइल it should have been better if Pakistanis as one nation have shown hostility towards another enemy.
और दूसरों को, एक दूसरे को हम एनिमी ना समझते। इसमें भी मैं मेंशन कर सकती हूँ, माइनॉरिटीज़ में कर सकती हूँ कि हमें माइनॉरिटीज़ की टुवर्ड्स हॉस्टिलिटी को शो नहीं करना चाहिए। इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन। अब आपको याद है कि हमने कॉमन रिलीजन किस पॉइंट पे लिया था? 8th पे। तो उसने कहा था कि जो 8th हमारे पास कॉमन चीज़ थी, 8th जो हमारे पास आस्पेक्ट था वो था कॉमन रिलीजन। अच्छा, एक और चीज़ देखें, हम ना राइटिंग फ्लेक्सिबल है, उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अब 13 पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब आपको मैंने बताया है कि 13 है, तो आपने भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके काउंट किया होगा। अब आपने चीज़ों को याद रखना है, और आप ऐसा कम ही होता है कि आपने 13-14 चीज़ें इकट्ठे गिनवानी हो। अब अगर आपको लग रहा है कि ABC से आपका नहीं होगा 13-14 का, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। यानी आप फर्स्ट लेवल हेडिंग ये रखें, सेकेंड लेवल आप रख लें 1 2 3, क्योंकि आपने मेमोराइज करना है, और थर्ड लेवल जो है उसको आप और कैपिटल में ना करें, चलें थोड़ा सा हम उसको चेंज कर लेते हैं। कैपिटल में करने के बजाय आप उसे ABC कर लें, क्योंकि कैपिटल को हम ज़रा बड़ा कंसिडर करते हैं। सो आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1 2 3 को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी जगह छोटी रोमन भी लगा सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। और आपने अक्सर किताबों के अंदर देखा होगा, किताबों में आपको ऐसे मिलते हैं चैप्टर्स 1, फिर 1.1, फिर 1.1 1.11 होता है शायद, और 1.111 कुछ इस तरह करके एक अजीब सी वो बनी होती है, ये शायद 1.2 होता है। वो एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट फॉर्मेटिंग, मुझे बहुत ही वो कंफ्यूज करती है। सो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाली जो है, इसमें आपको जो 13 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। फिर उसने कहा है कॉमन हिस्ट्री एंड ओरिजिन, कॉमन कैरेक्टर एंड एवोल्यूशन, कॉमन प्राइड एंड सॉरो। अब ये आपके पास कॉमनैलिटी आ गई। अब आपसे मैंने जो कहे थे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्चुअली। एक ये था कॉमन प्राइड एंड सॉरो, तो मैंने आपसे कहा था कि कॉमन प्राइड एंड सॉरो, हमारे यहाँ कॉमन सॉरो है, कॉमन प्राइड नहीं है। जब प्राइड की बात आती है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों में प्राइड ले रहे होते हैं। एक तो पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत थी, दूसरी बात ये डिवोशन टू नेशन। तो जब तक लोग डिवोटेड नहीं होंगे तब तक नेशनलिज्म जो है वो काम नहीं करेगा। और आखिरी चीज़ थी द ड्रीम ऑफ बीइंग द मोस्ट ग्लोरियस नेशन। ये जो आपके 1 2 और 3 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की कहीं भी प्रॉब्लम की बात करेंगे, इवन वो करप्शन हो, वो गुड गवर्नेंस हो, वो रिफॉर्मेशन हो, आप बात करें जेंडर की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, पाकिस्तान में एजुकेशन की बात करें, तो आपका मसला ये है कि हम लोग जो है वो वी आर नॉट डिवोटेड टू बीइंग अ नेशन। सो डिवोशन की ज़रूरत है। डिवोशन कैसे आएगी? प्राइड इन बीइंग पावरफुल। ये पावरफुल पावर कौन सी है? ये मिलिट्री माइट की बात हो रही है। प्राइड इन बीइंग टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड। तो टेक्नोलॉजिकल ये होना चाहिए था, प्राइड इन बीइंग टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर लें इसको, ठीक है जी। इकोनॉमिकली एडवांस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, प्राइड इन बीइंग टेक्नोलॉजिकल एंड प्राइड इन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अब ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान को की जो प्राइड है वो मिलिट्री में तो फॉल करती है, कि हम कहते हैं जी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है। और अब इसमें हमें प्राइड इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कौमें लड़ती नहीं हैं, ठीक है। और हमारे पास UN जैसे इंस्टीट्यूशन हैं कि लड़ाई होने लगे तो उसको रोक देते हैं। फिर हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी ज़रूरत होती है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट की भी ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ें हमें चाहिए। आखिरी चीज़ ये है द ड्रीम ऑफ बीइंग द मोस्ट ग्लोरियस नेशन। तो जब तक कोई कौम जो है ये ख्वाब नहीं देखती है कि वो मोस्ट ग्लोरियस हो जाए, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस ख्वाब के अंदर क्या शामिल है? इस ख्वाब के अंदर टेरिटोरियल एडवांसमेंट हो सकती है, मिलिट्री पावर हो सकती है, साइंटिफिक अचीवमेंट हो सकती है, एंड एकेडमिक ग्लोरी। सो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? हमें ज़रूरत है इन आखिरी दो चीज़ों की, कि हम कहें कि एकेडमिक ग्लोरी हो, और हम कहें कि साइंटिफिक अचीवमेंट होनी चाहिए। और ये तब है कि ये हमारा डिवोशन टू अ नेशन जो था, ये हमारा था प्रेजेंट, कि हम आज के वक्त में किस तरह से अपनी कौम को देखते हैं। और हमने अगर फ्यूचर देखना था तो हम फ्यूचर को तभी देख सकते हैं पॉजिटिवली, जब हमारे पास साइंटिफिक अचीवमेंट और एकेडमिक ग्लोरी के साथ हम अपने फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास सामने आ गई। अब आउटलाइन बनाने से क्या हुआ कि हमारे पास एक प्लान बन गया, सारी चीज़ें चॉक आउट हो गई, किन चीज़ों को लिखा गया था। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में क्या पढ़ा था।
आई डू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सरसाइज है, कोई चीज़ पढ़ ली है तो उसकी आउटलाइन बनाएं, कोई चीज़ पढ़ ली है तो उसकी समरी लिखें, ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगी और आप में से बहुत सारों को लगेगा कि मिस ने हमें किसी गलत काम पे लगा दिया है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। बट बिलीव यू मी, किसी चीज़ को 6 दफ़ा पढ़ने से बेहतर है कि उसे एक दफ़ा बैठ के ढंग से, तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा जाए कि वो आपको अजबर हो जाए। ये वो तरीका है जिससे मैंने बचपन में पढ़ा है। मैंने आउटलाइंस तो नहीं बनाई क्योंकि हम छोटे थे, तो मेरे अब्बू का एक ही होता था कि बच्चों जो चीज़ पढ़ ली है उसे लिख लो। और मुझे नहीं पता था कि दुनिया में एक चीज़ होती है जिसे खुलासा कहते हैं, क्योंकि खुलासे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह A+ वाले नंबर मैंने भी लिए, मेरी बहन ने भी लिए, और अच्छे तरीके से हमने स्कोर किया। और माई ब्रदर हैज़ ऑल्सो बीन वेरी गुड इन स्टडीज़। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आप सीख लेते हैं। क्योंकि हमने जल्दी सीख लिए तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर गए। और क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, नोट्स से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप जल्दी सीख लेते हैं तो जल्दी आसानी हो जाती है। अभी भी इट्स नॉट लेट, लेकिन ये आदतें आप डेवलप कर लेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म आदतें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी किसी भी इम्तहान में और ज़िंदगी में भी चीज़ों को याद रखने के लिए। सो आउटलाइन वो काम है जो कि आपने करना है। किसी भी चीज़ की आउटलाइन बनाएं, अपने मुताबिक बनाएं, आउटलाइन बनाएं हेडिंग वाली, चीज़ों को सेक्शंस में लेकर आए ताकि आपको समझ आए कि अच्छा, ये जो चीज़ पढ़ी थी इसमें ये थी, ये डेफिनेशन थी, ये इसमें प्रॉब्लम्स थी, ये इसमें डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन के साथ ये टाइप्स थी, अच्छा ये इसके लेवल्स थे। ठीक है, जैसे आप कहते हैं एजुकेशन, अब एजुकेशन क्या है, फिर आप कहते हैं जी एजुकेशन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, तो ये उसके हमारे पास नेचर आ गई। लेकिन फिर हम कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या हुआ, हमारे पास एजुकेशन के लेवल्स आ गए हैं। तो हमारे पास मीडियम भी है, हमारे पास एजुकेशन का लेवल भी है, मीडियम भी कह सकते हैं आप, टाइप भी कह सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल को। फिर हमारे पास टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी है। अब आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं और डाटा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, जब तक आप दूसरे के डाटे को ऑर्गेनाइज होता हुआ नहीं देखेंगे, आप अपनी राइटिंग के अंदर सेम ऑर्गेनाइजेशन को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर से समझ आ रही होगी कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपने आइडियाज़ को लाइन में लेकर आए, रोड मैप देखें दूसरों की राइटिंग का और अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करें। CSS का जो एग्जामिनर है वो ये कहता है कि एसेज जो होते हैं वो सही तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। सो ऑर्गेनाइजेशन भी हमें आउटलाइन से नज़र आती है। आउटलाइन से हमें पता चलता है कि एसे कोहेरेंट है या कोहेरेंट नहीं है, एसे में कितना सब्सटेंस है, कितनी रेंज है आइडियाज़ की जो स्टूडेंट ने कवर की है, कितनी एग्जाम्पल्स दे सकता है या कितनी केस स्टडी है स्टूडेंट के पास। ये सारी चीज़ें आउटलाइन से नज़र आती हैं। और एक अच्छी आउटलाइन वो होती है जो 3 से 4 सफ़ात की होती है, 3 to 4 पेजेस की। क्यों मैं कह रही हूँ लंबी, क्योंकि आपने 3000 वर्ड्स का ऐसे आपसे मांगा गया है, आप 2500 वर्ड्स तो लिखेंगे, तो 2500 वर्ड्स की आउटलाइन बहुत ज़्यादा बन सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो पॉइंट शेयर किए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको क्या प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी and I would be very happy if you will act upon my advices. Thank you so much. You will be able to listen to me in another video.